हे गाइस व्हाट्सअप। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं टैक्सेबिलिटी ऑफ स्टाइपेंड इनकम के बारे में। और स्पेसिफिकली इसमें बेसिकली डॉक्टर्स को पोस्ट ग्रेजुएशन के प्रोग्राम में जो स्टाइपेंड रिसीव होता है, मेजरली हम उसके बारे में बात करने वाले हैं क्योंकि काफ़ी सारा कन्फ्यूज़न है उनके स्टाइपेंड की टैक्सेबिलिटी को लेकर। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की एक छोटी सी इंफॉर्मेशनल वीडियो। अब ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारा ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि बेसिकली स्टाइपेंड और स्कॉलरशिप में क्या फ़र्क होता है। तो फ्रेंड्स, स्टाइपेंड एक मॉनेटरी सपोर्ट होता है जो कि ऑर्गेनाइजेशन आपको प्रोवाइड करती है बेसिकली टू मीट योर एक्सपेंडिचर लाइक डे टू डे ट्रैवलिंग, फूड और योर एकोमोडेशन स्टे। इस सब को बेसिकली मीट करने के लिए आपको स्टाइपेंड इनकम प्रोवाइड की जाती है। और जो स्कॉलरशिप होता है बेसिकली वो एक ऐसा अमाउंट होता है जो कि आपको ग्रांट किया जाता है टू मीट योर कॉस्ट ऑफ एजुकेशन। अब बेसिकली इसकी टैक्सेबिलिटी के बारे में हम बात करने वाले हैं कि स्टाइपेंड और स्कॉलरशिप की टैक्सेबिलिटी में क्या डिफरेंस है इनकम टैक्स एक्ट के अंदर। तो दोस्तों, जो भी आपको स्कॉलरशिप ग्रांट करी जाती है अपनी एजुकेशन की कॉस्ट को मीट करने के लिए, वो एग्जेम्प्ट है अंडर द इनकम टैक्स एक्ट अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 16। बट जो स्टाइपेंड की टैक्सेबिलिटी है उस पर कोई भी क्लैरिटी नहीं दी है इनकम टैक्स एक्ट ने, बिकॉज स्टाइपेंड वर्ड इज़ नो वेयर डिफाइंड इन द इनकम टैक्स एक्ट। सो जो स्टाइपेंड का नेचर होता है बेसिकली दैट हैज़ टू बी कंसीडर्ड फॉर डिटरमाइनिंग कि क्या हम उसको सैलरी के तौर पे मानेंगे या हम उसको स्कॉलरशिप के तौर पे मानेंगे। क्योंकि होता क्या है, अगर हम उसको सैलरी के तौर पे मानेंगे तो वो टैक्सेबल हो जाएगी और अगर हम उसको स्कॉलरशिप मानेंगे तो फिर वो एग्जेम्प्ट रहेगी। अब हमें ये देखना पड़ेगा कि ये हम स्टाइपेंड जो हमें मिल रहा है बेसिकली इसको हम सैलरी कब मानेंगे और स्कॉलरशिप कब मानेंगे, बिकॉज जो भी चीज़ हम मानेंगे इसको उसी पे डिपेंड करेगा कि उसकी टैक्सेबिलिटी का ट्रीटमेंट कैसा रहने वाला है। तो बेसिकली फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बात करूं, जो भी स्टूडेंट सीए, सीएस, सीएमए या लाइक वाइज अदर प्रोफेशनल कोर्सेज करते हैं, इन लोगों को भी एक स्टाइपेंड रिसीव होता है जो कि बेसिकली क्लियरली उस पर्पस से प्रोवाइड किया जाता है टू सपोर्ट देयर डे टू डे कन्वेंस हो गया, आपका एग्जामिनेशन फीस हो गया, या बेसिकली अदर रिलेटेड डे टू डे आपके एक्सपेंडिचर के रिगार्डिंग। और बेसिकली होता क्या है, जब भी एक सी एस स्टूडेंट या लाइक वाइज जो भी है इस टाइप के प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, जब भी ये लोग ट्रेनिंग ज्वाइन करते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में या अपने एक प्रिंसिपल चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास, सो उस ट्रेनिंग से पहले इन लोगों को कोई भी प्रोफेशनल वर्क प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं होता है। सो बेसिकली दे कैन नॉट ऑफर एनी काइंड ऑफ सर्विसेज टू देयर ऑर्गेनाइजेशन ऑन द प्रोफेशनल लेवल। और बेसिकली इन लोगों का जो स्टाइपेंड अमाउंट होता है वो भी कम ही होता है इन कंपैरिजन टू द स्टाइपेंड विच आर रिसीव्ड बाय द डॉक्टर्स इन द हॉस्पिटल्स। सो बेसिकली इन लोगों के लिए कोई भी उसमें डाउट वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, बिकॉज वो क्लियरली हमें समझ आता है कि इन इन स्टूडेंट्स को जो भी स्टाइपेंड मिलता है इट्स जस्ट टू मीट देयर कॉस्ट ऑफ एजुकेशन, राइट। सो दीज above mentioned professionals do not have any prior practical work experience, और बेसिकली उनको एक्सपीरियंस ना होना भी इस चीज़ को सब्सटैंशिएट करता है कि वो प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे एक प्रोफेशनल लेवल की सर्विसेज। तो इस चीज़ में कोई डाउट ही नहीं है। तो जो भी उन्हें स्टाइपेंड मिलता है वो उसको हम एग्जेम्प्ट मानते हैं अंडर सेक्शन टब 10 सब सेक्शन 16। बट जो डॉक्टर्स को स्टाइपेंड मिलता है उसको लेके बेसिकली बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। अब कन्फ्यूज़न है इसलिए काफ़ी सारे जुडिशियल डिसीजंस भी आए हुए हैं, जिसमें ये काफ़ी सारे जुडिशियल डिसीजंस में ये बताया गया है कि इन डॉक्टर्स को जो भी स्टाइपेंड मिलता है दैट हैज़ बीन हेल्ड एज एग्जेम्प्ट फ्रॉम द इनकम टैक्स। बट काफ़ी सारे जजमेंट्स इसके अगेंस्ट भी आए हुए हैं, जिसमें जजमेंट में ये मेंशन्ड है कि बेसिकली जो भी ये स्टाइपेंड मिल रहा है पेड टू डॉक्टर्स आर टैक्सेबल अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि काफ़ी सारी जजमेंट्स है जो फेवर में बात कर रही हैं और काफ़ी सारी जजमेंट्स है जो अगेंस्ट में बात कर रही हैं, बट जो हमारा इनकम टैक्स एक्ट है, हमारे जो टैक्सेशन लॉज है, वो साइलेंट है इस मैटर पे। इसी के चलते यहाँ पे ये कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रहा है, राइट।
सो बेसिकली हम देख रहे हैं कि काफ़ी सारे जुडिशियल केसेस ऐसे हैं जिसमें हमें ये बताया गया है कि ट्रेनीज़ को जो भी स्टाइपेंड दिया जाता है वो किस लिए प्रोवाइड किया जाता है। इट्स बेसिकली टू मीट देयर कॉस्ट ऑफ एजुकेशन, लाइक उनकी कोई भी कॉस्ट ऑफ बुक्स हो गई, एग्जामिनेशन फ़ीस हो गया, या इस टाइप की कोई भी अदर एक्सपेंडिचर हो गया। तो आप इस तरीके के स्टाइपेंड को किसी भी एंगल से स्कॉलरशिप से अलग नहीं मान सकते। और अगर आप उसको स्कॉलरशिप मानते हो, तो हमने वीडियो के स्टार्टिंग में बात करा था कि जो स्कॉलरशिप है दैट इज़ एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 16 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। ठीक है, अब इस केस में क्या हो जाता है, ये इममेटीरियल हो जाता है कि जो भी आपका बेसिकली कोर्स है या एजुकेशन है या ट्रेनिंग है, उसको करने के बाद आपको कोई फ्रेश डिग्री मिल रही है या नहीं मिल रही। चाहे आपको डिग्री नहीं भी मिल रही है, उस भी केस में आपकी जो स्कॉलरशिप है बेसिकली अगर वो मिल रही है, तो उस केस में उसको एग्जेम्प्ट ही माना जाएगा। अब उसमें हम ये चेक नहीं करेंगे कि हमें अमाउंट कितना मिल रहा है। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया कि जो डॉक्टर्स हैं दे हु आर वर्किंग विद द बिग हॉस्पिटल्स एज अ ट्रेनी, ऐसे डॉक्टर्स जो कि पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम कर रहे हैं, इनका जो स्टाइपेंड का अमाउंट होता है बेसिकली अच्छा खासा होता है। लाइक इट माइट रेंज समवेयर फ्रॉम 50,000 टू इवन 1 लाख रुपीज़। तो अब इन केसेस में क्या होता है कि इस लिटिगेशंस हैं कि इतने बड़े अमाउंट को आप जो है स्टाइपेंड के तौर पे मान रहे हो, क्या ये चीज़ सही है या नहीं है। तो अब हमें उस केस में देखना पड़ेगा कि बेसिकली अगर हमारा हायर एजुकेशन का भी पर्पस है, तो उस केस में भी हम इसको स्कॉलरशिप ही मानेंगे एंड इट विल बी कंसीडर्ड एज एग्जेम्प्ट इरिस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू ऑफ स्टाइपेंड और स्कॉलरशिप। अब बेसिकली ये कॉस्ट ऑफ एजुकेशन में आप क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करते हो, बिकॉज अगर आप इसको लेमन लैंग्वेज में पढ़ेंगे तो कॉस्ट ऑफ एजुकेशन में तो बहुत ही लिमिटेड चीज़ें आएंगी, बट ऐसा नहीं है। जो भी जजमेंट्स आई हैं उसमें ये मेंशन्ड है कि जो हमारा कॉस्ट ऑफ एजुकेशन है ये बहुत ही वाइड टर्म है, और इसमें सारे के सारे एक्सपेंसेस आपके आ जाते हैं जो कि इंसिडेंटल है टू द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन। लाइक आपका होटल एकोमोडेशन हो गया, जहाँ भी आप रह रहे हैं, ट्रैवलिंग हो गया, लिविंग एक्सपेंस हो गया, एनी अदर सॉर्ट ऑफ एक्सपेंस। और अब एजुकेशन के बारे में भी अगर हम बात करेंगे तो एजुकेशन का मतलब ये है कि बेसिकली एजुकेशन इंक्लूड्स ट्रेनिंग एज वेल। तो एजुकेशन में ऑल्सो भी यूज टू डिस्क्राइब एनी फॉर्म ऑफ ट्रेनिंग, लाइक ट्रेनिंग डन बाय डॉक्टर्स फॉर द पोस्ट ग्रेजुएशन, जिसकी हम बात कर रहे हैं इस वीडियो में। अब इस पे अगर हम इंडिया से बाहर के लॉज की भी बात करेंगे तो इन सेवरल कंट्रीज़ अदर देन इंडिया एज वेल, वहाँ पे भी ये डिक्लेयर किया गया है कि जो सेवरल नेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं बेसिकली हेल्थ के, उन्होंने भी ये चीज़ क्लियरली आके मेंशन करी है, सर्टिफाई करके बताया है कि जो भी हम स्टाइपेंड पेमेंट्स दे रहे हैं दैट डू नॉट रिप्रेजेंट एनी सॉर्ट ऑफ कंपनसेशन फॉर द पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज, और ना ही हम उसको किसी रेमुनरेशन की तरह ट्रीट कर रहे हैं। तो इससे भी आप क्लियरली इस चीज़ को अंदाज़ा लगा सकते हैं बेसिकली कि जो भी असेसी को अमाउंट रिसीव हो रहा है वो सैलरी के नेचर में नहीं है, दैट इज़ मेजरली इनटू द नेचर ऑफ स्कॉलरशिप। और अगर वो स्कॉलरशिप के नेचर में है तो डेफिनेटली दैट इनकम शुड बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम द इनकम टैक्स। अब इस पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का क्या स्टैंड है ये आप लोगों के लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है फ्रेंड्स, बिकॉज अल्टीमेटली डिपार्टमेंट आपकी रिटर्न्स प्रोसेस करेगा। तो हमें ये जान लेना बहुत ज़रूरी है कि डिपार्टमेंट इस पे क्या स्टैंड ले सकता है। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ कि जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है इस पे कॉन्ट्रेरी स्टैंड ले सकता है कि जो डॉक्टर्स हैं बेसिकली दे आर क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स बिकॉज दे आर ऑलरेडी हैविंग देयर एमबीबीएस डिग्री, एंड अकॉर्डिंगली जो भी स्टाइपेंड उन्हें दिया जा रहा है दैट कुड पार्टेक द नेचर ऑफ सैलरी, और इफ नॉट सैलरी देन इज द प्रोफेशनल फीस, राइट। It could also be contended that although doctors are working as trainee for gaining a higher degree, but they are also performing their duties as a regular full-time employees as well, because more or less they are also giving the putting in the same number of hours which the other employees who are working with the hospitals on the payroll full time, they are also giving the same number of hours. सो आप देखिए, इसको समझने की कोशिश कीजिए कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये स्टैंड ज़रूर ले सकता है कि हम इसको सैलरी इनकम ट्रीट करेंगे,
और आप उस केस में ये स्टैंड भी ले सकते हैं फ्रेंड्स की बेसिकली इसको सैलरी इनकम हम ट्रीट नहीं कर सकते हैं, बिकॉज अगर हमें सैलरी मिल रही होती तो डेफिनेटली उस पर पीएफ वगैरह भी कट रहा होता। बट जितने भी ऐसे केसेस हमारे पास आए हैं हमने उसमें नोटिस किया है कि इन ट्रेनीज़ का जो हॉस्पिटल्स हैं कोई भी प्रोविडेंट फंड नहीं काट के जमा करा रहे हैं। तो आप उसको एम्प्लॉयर एम्प्लॉई का रिलेशनशिप तो नहीं दे सकते हैं। तो अब इस केस में जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको ये स्टैंड ज़रूर ले सकता है कि हम इसको एज अ प्रोफेशनल फ़ीस मानेंगे, बिकॉज 192 में आपकी अगर पेमेंट नहीं आ रही है तो वो क्लियरली इस चीज़ को कंटेंट कर सकते हैं। अगर वो ये प्रूफ, जैसे हम अपना पॉइंट रख रहे हैं कि आप कैसे एम्प्लॉई एम्प्लॉयर का रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर सकते हैं जब एम्प्लॉयर हमारा प्रोविडेंट फंड ही नहीं काट रहा है। और भी इससे पहले की भी जो भी वीडियो में हमने डिस्कशन करी है ऑन द बेसिस ऑफ जुडिशियल डिसीजंस एज वेल, मतलब हम अपना स्टैंड ये लेके चल रहे हैं कि इट शुड बी कंसीडर्ड एज अ स्कॉलरशिप एंड दैट डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द इनकम एंड हेंस नॉट टैक्सेबल। बट डिपार्टमेंट हमसे ये ज़रूर कह सकता है कि ये प्रोफेशनल इनकम है, इसमें 194J में आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, राइट। तो बेसिकली इसमें आप लोगों को क्या करना है, आप जिस भी हॉस्पिटल के साथ अपनी ट्रेनिंग कर रहे हैं पोस्ट ग्रेजुएशन की, स्पेशली एमबीबीएस फ्रेंड्स मेरे जो भी हैं, तो उनको बेसिकली डॉक्टर के साथ अपना एग्रीमेंट ज़रूर लेके रखना है। बेसिकली उनको पूरी की पूरी डॉक्यूमेंटेशन ज़रूर रखनी है, सो दैट कल को अगर डिपार्टमेंट ये क्लेम करता है कि हम आपकी स्टाइपेंड इनकम पे टैक्स लगाएंगे तो वो अपने स्टैंड के लिए जो भी ये ट्रेनीज़ हैं कुछ ना कुछ इनके पास डॉक्यूमेंटेशन ज़रूर होना चाहिए, जिससे ये अपनी इस्टेब्लिश कर सके बात कि हाँ भाई हमारे पास ये प्रूफ है, इसकी बेस पे हमने अपनी आईटीआर में इसको एग्जेम्प्ट इनकम माना है। अब बेसिकली मैं ये भी नोटिस कर रहा हूँ कि हॉस्पिटल्स आर आल्सो नॉट क्लियर ऑन इट्स ट्रीटमेंट, क्योंकि ऑब्वियसली जब इनकम टैक्स एक्ट में इस चीज़ की क्लैरिटी नहीं है तो हॉस्पिटल्स भी इस चीज़ के ट्रीटमेंट के लिए दे आर नॉट वेरी क्रिस्टल क्लियर। अब प्रैक्टिकली मैंने ये चीज़ नोटिस करी है कि जो हॉस्पिटल्स है वो टीडीएस डिडक्ट कर रहे हैं ऑन द स्टाइपेंड जो कि वो पे कर रहे हैं इन पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर्स को ऑन ए कंजर्वेटिव बेसिस। वो क्यों डिडक्ट कर रहे हैं? बिकॉज दे आर फॉलोइंग द कंजर्वेटिव अप्रोच। वो ये अप्रोच इसलिए फॉलो कर रहे हैं क्योंकि अगर वो ये मान के चल रहे हैं कि सपोज़ कल को अगर कोई ऐसी वो आ जाती है लॉ के अंदर कि हमें काटना है, तो उस केस में उन्हें डिसअलाउंस हो जाएगा सारे के सारे एक्सपेंडिचर का जो भी उन्होंने अपने पीएनएल में डेबिट किया होगा एज अ स्टाइपेंड टू दीज ट्रेनीज। इसलिए टू इसलिए टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ दे आर फॉलोइंग दिस कंजर्वेटिव अप्रोच। हाउएवर बट इसमें हमें ये देखना है कि अगर हम इस स्टाइपेंड इनकम को एग्जेम्प्ट लेके चल रहे हैं अपनी आईटीआर में, हमें प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन रखनी है, लाइक कुछ तो आप लोगों का एग्रीमेंट होगा हॉस्पिटल्स के साथ, सो दैट आप कल को ये सब्सटेंशिएट कर सको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के सामने कि ये जो भी स्टाइपेंड इनकम है दैट इज़ इन द नेचर ऑफ स्कॉलरशिप, राइट। तो दोस्तों ये थी हमारी छोटी सी वीडियो इस टॉपिक पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। कोई भी आप लोगों को डाउट है इस वीडियो में जो भी हमने डिस्कशन किया है उसके रिगार्डिंग, तो आप हमें डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं इस स्लाइड पे दिए नंबर्स पे, और आप हमें ईमेल भी राइट कर सकते हैं फॉर योर क्वेरीज। थैंक यू फ्रेंड्स।